किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि के क्षेत्र के विभिन्न विषय लेकर आते हैं और पड़ताल करते हैं, जानने का ये प्रयास करते हैं कि वाकई में किसानों के जीवन में कितना बदलाव लेकर आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्षेत्र की, एक ऐसा क्षेत्र जो गुपचुप बिना ज़्यादा शोर किए करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार बना हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जब किसी देश के विकास की बात होती है तो चर्चा होती है उद्योग जगत की, चर्चा होती है सेवा क्षेत्र की, लेकिन जब भारत की बात आती है तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे किसानों की निरंतर आय का माध्यम है और देश को लगातार सशक्त कर रहा है। विश्व स्तर पर हम इसमें बहुत आगे हैं, नंबर 1 है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। हम बात कर रहे हैं डेयरी के क्षेत्र की और इसे और प्रगाढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए और भारत को एक ब्रांड बनाने के लिए इस बार के बजट में यानी बजट 2026 में विशेष फोकस रखा गया है। लेकिन क्या इससे हम गुणवत्ता को और बेहतर कर पाएंगे? क्या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं? क्या हमारे किसानों को वाकई में उनकी आय को और बढ़ाने में लाभ मिल रहा है, या फिर जो हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े प्लेयर्स तक ही वो फायदा सीमित रह जाए? सरकार इस दिशा में किस तरह के कदम उठा रही है, आज इसी सच की पड़ताल करने का हम प्रयास करेंगे। यानी डेयरी सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को कैसे लगातार सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सच के साथ की। आगे हम चर्चा करें, हमारे खास मेहमानों का पूरा पैनल है, बारी बारी से उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। भारत पिछले कई वर्षों से वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है और दुनिया की कुल आपूर्ति में लगभग 1/4 का योगदान देता है। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक और खाद्य व पोषण सुरक्षा का केंद्र है। इतना ही नहीं, डेयरी उद्योग किसानों की आय को बढ़ाने में भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार वर्तमान में डेयरी भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देता है। पिछले दशक में भारत के डेयरी क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। दूध का उत्पादन 2014-15 में 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया था, जिसमें 63.56% की बढ़ोतरी हुई। डेयरी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस बार के बजट 2026 में भी पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पशुपालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को निम्न माध्यमों से समर्थन देंगे। ए, ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना। बी, पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण। सी, पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री पर केंद्रित एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं का सशक्त निर्माण। तथा डी, पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों FPOS के गठन को प्रोत्साहन। किसानों की संपत्ति की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण पशुधन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रमों, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और रोग निवारण पहलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है। बजट में बेहतर दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर भी खास जोर दिया गया है। बता दें कि सरकार कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से भी डेयरी किसानों की सहायता कर रही है। इनमें से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों का विकास और संरक्षण करना, मवेशियों की आबादी में आनुवांशिक सुधार करना और दूध उत्पादन व मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाना है। मार्च 2025 में पशुधन क्षेत्र के विकास को और तेज करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी दूध देने वाले पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने
चारा और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। इन सब का फायदा डेयरी किसानों को हो रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हर दिशा में कार्य किया जा रहा है और डेयरी का सेक्टर जिसमें बहुत विकल्प है हमारे किसानों के सामने और बहुत संभावनाएं भी हैं। हालांकि हम विश्व स्तर पर दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन अभी भी हमें गुणवत्ता बढ़ाने की और जिस अनुपात में हमारे पास पशु हैं उस अनुपात में क्या हम दूध उत्पादन कर पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल है, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रा भद्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में। हमारे साथ डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप वेटनरी मेडिसिन दिल्ली सरकार से हैं। और हमारे साथ मानसी शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस विषय पर लंबे समय से कार्य कर रही हैं। और हमारे साथ श्री नरेंद्र जी हैं, जो कि एक किसान भी हैं और डेयरी का कार्य भी करते हैं, नजफगढ़ से आप दिल्ली से। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और मैम जैसे कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई और हमने बताया कि कैसे हम इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेहतर करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और अब बात ये हो रही है कि हम भारत को एक ब्रांड बनाएं। डेयरी के क्षेत्र में हम दूध उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड बनाना, एक सिस्टम की तरह से डेवलप करना, इस बजट में उसकी झलक कैसे दिखाई देती है? जैसे कि आपको विदित होगा कि इस बजट में पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर के लिए 6,153 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आवंटन है डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जो प्रावधान किए गए हैं, देखे गए हैं इस बजट में डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि डेयरी के उत्पाद और उत्पादकों को का बाहर ट्रेड किया जा सके, जिसमें कि सबसे पहले प्रावधान है कि पशुधन की जो मूल्य श्रृंखला उत्पादकता है उसको कैसे बढ़ावा दे, पशु की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कैसे सुधार किया जाए, किसानों की संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए, जिसमें कि इंश्योरेंस स्कीम शामिल है, उनका रिस्क कवरेज कैसे किया जाए, किसानों की संपत्ति की सुरक्षा ये हो गई। उसके बाद नस्ल सुधार कार्यक्रम, जिसमें कि हम गाय एवं भैंसों के आनुवंशिक उन्नयन, उनके सुधार, ताकि उनकी विकास और संवर्धन हो सके तथा उनके उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो सके, इस चीज़ पे गौर किया जा सकेगा। रोग निवारण पहलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कि MVUs के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के, उनकी बुनियादी ढांचे को और सहायता प्रदान की जाएगी। बेहतर दूध संग्रहण यानी कि उनके प्रोक्योरमेंट, जब कलेक्शन जहाँ दूध होता है, उनके प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण तथा उनके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के लिए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही अवसंरचना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का विकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र है, उसे भी और मजबूत करने का प्रयास है। और देखिए डेयरी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं वो समझते हैं कि जो समय है जो वो कितना महत्वपूर्ण होता है और आपको कितना लाभ होगा, ये भी जानना ज़रूरी है इस बात से कि कितने जल्दी आपका दूध ग्राहक तक पहुंचता है। उसे उस समय को और घटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जी। अब सर मैं डॉक्टर केशव आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए हम ये भी जानते हैं कि अच्छा अगर आप उत्पादन चाहते हैं तो स्वस्थ पशु होने चाहिए, और स्वस्थ पशु तभी होंगे जब आप से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, वो मजबूत होंगी। हालांकि अभी भी हमारे यहाँ सोच ये है कि पशुओं के स्वास्थ्य पे खर्च करना एक लागत है, लेकिन जिस तरीके से इस बजट में विशेष तौर पर नए डॉक्टर्स की भर्ती की बात की गई है, पूरा एक सिस्टम बनाने की बात की गई है, आपको लगता है कि अब वो सोच बदलेगी कि खर्च नहीं, दरअसल निवेश है। अगर आपके पशुओं के स्वस्थ होंगे तो वो एक निवेश है जिसका आपको दूरगामी लाभ होगा। तो आपको लगता है कि इस बजट में इस बात को, इस सोच को भी बदलने का प्रयास किया गया है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बढ़िया तरीके से बजट में एलोकेशन हुआ सब चीज़ों का। जैसे वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है या वेटनरी से संबंधित जो हमारे पशुपालकों के लिए सीधी सीधी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनको जो जानकारी होनी चाहिए, जो उनको सारा सब कुछ अपने ग्राउंड लेवल पे जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है। और उसमें वो चाहते हैं कि जो पशुपालक है जी, वो सीधा सीधा हमारे
जो वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कुछ ना कुछ ले और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो अपनी डेयरी में या अपने पशुपालन के क्षेत्र में करे, जिससे कि वो अभी तक अनभिज्ञ था और उतना अच्छा लाभ नहीं ले पा रहा था। वास्तविकता में ये एक वो नहीं है कि साहब इसको तो हमें ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है इस क्षेत्र में, नहीं, जबकि ये तो बहुत पहले से रिक्वायर्ड था और अब पिछले 10 सालों से सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसका नतीजा ये है कि है ना, ये सतत विकास की श्रेणी में आ गया। बिल्कुल। और देखिए, आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर एक पशु का नुकसान हो गया, आपका एक पशु भी बीमार हुआ और भगवान न करे वहाँ तक पहुँच जाती है कि वो पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो साल भर का लाभ आपका ले गया। वो साल भर का जो आपने 4 साल उसे बैठे बैठे जो खिलाया था, 3 साल आपने उसकी तैयारी में जो आपने उसको खिलाया, वो सारा आपका वेस्ट हो गया। तो वास्तविकता में क्या था कि पहले सोच लोगों की अब बदली है। पहले क्या सोच थी, जीवन यापन का माध्यम था पशुपालन, कि जीवन यापन करना है तो थोड़ा सा 3 पशु पाल लिए, 2 पशु पाल लिए, उसको हमने उद्यमिता के रूप में कभी नहीं लिया था। पर पिछले 10 वर्षों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उसमें क्या, जीवन यापन से उद्यमिता, बिल्कुल, हाँ। इस चीज का जो ये परिवर्तन आया ना, इस चीज को हम सामान्य रूप से नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इसमें मॉडर्नाइजेशन भी करना था, उत्पादकता भी बढ़ानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो करना है, और जो पशु चिकित्सा सेवा है उसको भी काफी बढ़ावा देके प्रैक्टिकल रूप में उनको कैसे पशुपालक है वो उसका पूरा लाभ उठा सके, कभी वो खुद सीख के तो कभी उनको पशु चिकित्सा सेवाओं को समय पे काम लेके। बिल्कुल। और जो उसकी अलग अलग हेल्थ सर्विसेज हम उसमें चली हुई, चाहे वैक्सीनेशन की हो, चाहे डिवॉर्मिंग की हो, चाहे और कोई योजनाएं हो, उनका वो समय समय पे कैसे लाभ ले सके। पहले इनके बारे में काफी दूरियां थी, अब उन दूरियों को भी मिटाया गया। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि जो एक स्वास्थ्य सेवाएं किसानों तक पहुंचे, पशुपालकों तक पहुंचे, उस गैप को भी भरने का प्रयास किया गया है, और स्वास्थ्य पशु का बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ हम ये भी कहेंगे कि हम वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मानव स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसलिए पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ये WHO ने भी कहा है। मानसी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेयरी के क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं, किस तरीके से बेहतर हो रहा है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देखती हैं कि काफ़ी बेहतर कार्य किया गया है? देखिए, बजट 2026 में इस बात का खास ध्यान रखा है कि दूध खराब ना हो। अगर दूध खराब होगा तो उत्पादन कम होगा, तो सरकार ने किसानों को कलेक्शन सेंटर्स दिए हैं ताकि वो अपना दूध स्टोर करें उसके अंदर, और कोल्ड स्टोरेज भी उपलब्ध करवाई है ताकि किसान उसमें से पनीर हो गया आपका, आपकी दही हो गई, घी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके, इस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो और हमारा जो दूध है वो ख़राब होने से बच जाए। तो इसलिए सरकार इस पर काम कर रही है और गाँव में काफ़ी सारी मशीन्स अपनी तकनीकें पहुंचा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो गांव तक मशीनें, तकनीकें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अब सीधा नरेंद्र जी से हम बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या ये मशीनें, तकनीकें, नीतियां पहुंच पा रही हैं किसानों तक? जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उन तक ही मुनाफा पहुँच रहा है और किसान सिर्फ दूध निकालने वाला बने और डेयरी तक पहुंचाने वाला बने, और जो हम बता रहे हैं कि आप प्रसंस्करण करें, अलग अलग उत्पाद बनाएं, क्या वहां तक ये बातें पहुंच पा रही हैं? किसान क्या वाकई में लाभान्वित हो रहा है? नहीं, अब है ना, जो जैसे सरकार जितनी जागरूक हुई है, अब धीरे धीरे लोगों के पास सुविधाएं पहुंच रही हैं और किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। वो सरकार से लाभ ले रहे हैं, अपने साथ के जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे सुविधाएं ले रहे हैं और उसका फ़ायदा लेके जैसे दूध की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, एनिमल्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और जितनी बढ़िया हेल्थ होगी और उसी से एनिमल टाइम टू टाइम जैसे कंसीव हो जाएगा, टाइम टू टाइम ब्याएगा, बच्चा देगा, उससे ग्रोथ होगी, विकास होगा, और जो अच्छा जो मतलब बीज वगैरह रखा जाएगा जैसे, तो उससे बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे, और अच्छे बच्चे पैदा होंगे तो नस्ल बढ़ेगी, और वो दूध का भी प्रोडक्शन पहले से अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी नानी से मतलब ज़्यादा देगा। तो इससे है ना, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे सरकार सुविधाएं दे रही है उससे किसानों को फायदा हो रहा है। ये बिल्कुल। तो साफ तौर पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है। अब अगला सवाल ये होता है कि क्या दूध उत्पादन बढ़ाने में, एक तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो आहार है, जो पोषण है, वो पशुओं तक पहुँचे, और दूसरा ये कि एक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो क्या ये
एक दूसरे के पूरक है या अभी भी हम इन्हें अलग अलग लेकर चल रहे हैं? इन दोनों बिंदुओं को किस तरीके से साधने का प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से? तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी न्यूट्रिशन को लेकर, क्योंकि हम ये भी समझ रहे हैं कि जो पारंपरिक तौर पर हम न्यूट्रिशन या पोषण से जुड़ा हुआ आहार पशुओं को दे रहे थे वो अब काफ़ी नहीं है। जब आप व्यावसायिक तौर पर जा रहे हैं, उद्यमिता के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन अभी छोटे किसानों को सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके लिए क्या प्रोविज़न है? इसके लिए ये प्रोविजंस हैं कि भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है AHIDF पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, जिसके अंतर्गत कैटल फीड प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान रखा गया है। इसमें निजी उद्यमी व्यक्ति, FPOs, SLG कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही NLM राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत चारा बीज प्रसंस्करण यूनिट, इन साथ ही सर्टिफाइड प्रमाणित जो बीज होते हैं उनके मॉडिफिकेशन के लिए उनके जो उत्पादन, जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं वो जो उत्पाद करेंगे उनके लिए भी इंसेंटिव्स का प्रावधान है। 50% की कैपिटल सब्सिडी के हिसाब से इनको प्रावधान दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी जो छोटे हमारे किसान हैं उन तक भी न्यूट्रिशियस जो पोषण पहुंच सके उनके पशुओं तक, भले ही उसके पास 2 गाय हैं लेकिन वो भी स्वस्थ हो, हष्टपुष्ट हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर केशव, अब मैं जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, यानी स्पेशली जो हमारे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? ठीक है सरकार, अब हमने FND की बात करें, उसमें हमने देखा कितना रेजिस्टेंस था और भी धीरे धीरे किसानों को समझ आए कि नहीं ये ज़रूरत है। तो आप चुनौती किस स्तर पर देख रहे हैं? चाहे वो हम जो न्यूट्रिशियस फूड की बात करें, जो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को मना भी किया जा रहा है कि आप जो पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वो उतनी लाभदायक नहीं है। तो इस राह में चुनौतियाँ क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो जो आपने FMD के बारे में फरमाया, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। FMD के बारे में कुछ सालों तक एक लोगों में बड़ी भ्रांति सी पाल रखी थी, क्या कि नहीं अगर आप इसको लगवा लेंगे तो दूध कम हो जाएगा, पशु बीमार हो जाएगा, पशु बीमार हो जाएगा, अगर आप ये लगवाएंगे तो सब ये तो गर्भवती है तो बच्चा गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को समझ में आने लगा कि जो हमारा पहले नुकसान FMD की वजह से, मुंह पका खुरपका की वजह से जो नुकसान हुआ करता था वो कहीं ज़्यादा हुआ करता था, और जब वैक्सीन लग गया तो उनको नुकसान होना बंद हो गया। ये तो स्वाभाविक है, वैक्सीन है ही इसीलिए कि वो उसको बचा सके, वो उसको वो करे, नुकसान पहुंचाए, इस चीज़ के लिए नहीं है। तो लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया। तो जब ये चीज़ समझ में आई तो उन्हें एक चीज़ और अच्छी समझ में आ गई कि पहले जब हम उनको समझाया करते थे या बताने की कोशिश करा करते थे कि आप ये पारंपरिक विधियाँ अपने के साथ साथ में अगर आप आधुनिक विधियों को भी साथ में अपना लें और फिर उसमें से जो आपको बेहतर लगे उसको अपना लें, क्योंकि जो आधुनिक विधि बनी है वो भी पारंपरिकता के आधार पे ही बनी है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से अलग उठ के आ गई। पहले क्या था कि हम मिनरल्स पूरा नहीं दे पाते थे तो नमक डाल दिया। अब क्या हुआ कि एक मिनरल ब्रिक आ गई जो कि हमने उसकी खोर मतलब मेंजर जिसमें उसको खाना दिया जाता है उसी के अंदर रख दी। तो जितना पशु को इच्छा है उतनी उसने अपनी टंग से लिक करते हुए उसको चाट लिया, और उसके बाद में जब उसका शरीर को जितनी आवश्यकता है उसके बाद में वो अपना आप रोक देता है। तो छोटे छोटे परिवर्तन है जिसको हम ये कहते हैं कि पारंपरिकता से बहुत दूर है। नहीं, पारंपरिकता के आधार पे ही है लेकिन आधुनिकता का रूप लिए हुए। तो उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा अरे कि दूध की उसकी मात्रा में फर्क पड़ गया, और ये सुगम भी, आसान भी, हाँ। और बड़े आराम से उन्होंने केवल एक ब्रिक लाके ही तो डालनी रही, एक ईंट उसकी मिनरल्स की ब्रिक लाके डालनी रही, और वो उनको सस्ता भी पड़ा। और उसके बाद में दूध की जब मात्रा बढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इफेक्टिव है, ये तो प्रभावी है। और उसके साथ साथ में अब क्या हुआ कि जब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा और सारा सब कुछ वो ठीक रहा, तो अब उन्होंने क्या जो पशु आहार जो समग्र प्रकार के हैं जिनमें सब चीज़ें एक संतुलित पशु आहार जिसे हम कहेंगे वो जो आने लगे, और उनकी जैसे हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं जो ऐसे दुधारू पशु जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देते हैं, तो उनको स्वाभाविक है उनको प्रोटीन की भी ज़्यादा आवश्यकता है, उनको फैट की भी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उनको मिनरल्स की भी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उनको साथ साथ में उनको अपना पेट भरा हुआ फील हो तो उनको रफेज की भी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे समय पे
जो दूसरे पशु आहार हैं, संतुलित पशु आहार हैं, उनका जब उन्होंने उसमें जो समावेशित करना शुरू करा तो उनको लगा ये तो एकदम से दूध में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है, तो उन्होंने अपने आप अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि शुरू में बड़ा उनको ये लगा कि ये पैसा मैं इसमें क्यों खपाएं, जी जी, लेकिन बाद में उनको वही आप वाली बात की निवेश लगने लगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम डेयरी के क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए आंकड़े तो बहुत चमकदार हैं और इस बात को लेकर हमारे जो वित्त मंत्री उन्होंने भी कहा, बजट के दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से इसको कहते रहते हैं और इससे भी समझाने का प्रयास करते हैं कि वाकई में अगर किसानों की आय को बढ़ाना है और उनकी निरंतर आय चाहिए तो पशुपालन के क्षेत्र को और आगे बढ़ाना होगा। हालांकि हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक रेशो है यानी कितने पशु पर कितना दूध, कितना उत्पादन, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अंतिम व्यक्ति जो है यानी एक छोटे से छोटा किसान भी जो है उस तक लाभ कैसे पहुंचे, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया गया इस बजट में। क्या कुछ ऐसे छोटे और मझोले किसानों के लिए भी कोई प्रोविजन है, कोई ऐसी बातें रखी गई हैं। और साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो एक जिसके बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र भी किया कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि प्रोड्यूसर यानी जो दूध उत्पादन करता है और जो कंज्यूमर है यानी जिस तक पहुंचना है वो समय कैसे कम से कम किया जाए ताकि उचित गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं डेयरी क्षेत्र की और जैसा कि हमने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साह देने वाले हैं और इस बात को समझते हुए कि संभावनाएं बहुत है, इस बजट में भी विशेष फोकस इस क्षेत्र पर रखा गया है। और हम देश के विकास की जब बात करते हैं, किसानों के विकास की बात करते हैं तो डेयरी हमें बहुत उत्साहित करता है। अब बात करते हैं कि जो पहले से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, एक मैं कहूँ अम्ब्रेला योजना है। इससे नस्ल सुधार में कैसे लाभ हुआ है और अब आगे किसानों के लिए इसमें क्या है, किस तरीके से इसका वो पूरा लाभ उठा सकते हैं, तो मैम क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिसका कि मुख्य उद्देश्य गाय एवं भैंसों के विकास एवं संवर्धन तथा उनके आनुवंशिक सुधार तथा उत्पादकता, गाय भैंसों के उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए मेन जो महत्वपूर्ण कदम हैं वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जो कि इस उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि किसानों के बीच में जागरूकता पैदा हो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल पशुओं को कवर किया जा सके कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत। इसमें जो AI टेक्नीशियन होता है वो किसानों के घर द्वार तक जाएंगे और अच्छी उच्च किस्म की सीमन को उनके घर द्वार तक
जो कि लास्ट माइल आप कह सकते हैं, वहाँ के पशुपालकों को उनके पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, जिससे कि उन्हें एक उच्च नस्ल की बछिया या बछड़े का प्राप्त होगा। अगला कार्यक्रम और इसका जो इस बार जो अभी तक किया जा रहा है ये राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ये NDLM पोर्टल पे भी इसको अपलोड किया जा रहा है ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही उन जो जानवर जो पशु इसमें अपलोड हुए हैं उनके आगे की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। और जो सेकेंड जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, उसमें है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन को प्रोत्साहित करना। इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन के थ्रू 90% सटीकता के साथ फीमेल मादा पशु का जन्म होता है और इसको हम प्रोत्साहित करने के लिए जो इच्छुक किसान हैं उनको 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। और अभी तक देश भर में सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी के फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। साथ ही जो देशी नस्ल के गाय भैंसों की सेक्स सॉर्टेड सीमन की भी उपलब्धता अब हमारे देश में हो गई है। जो तीसरी योजना है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, उसमें त्वरित नस्ल सुधार करेंगे हम सेक्स सॉर्टेड सीमन के जरिए। साथ ही सेक्स सॉर्टेड सीमन के जरिए साथ ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जो इच्छुक किसान होंगे उनको 50,000 एक निश्चित गर्भाधान पे उनको 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। और ताकि उनको एक ही पीढ़ी में एक अच्छी नस्ल का बछिया या बछड़ा उत्पन्न हो जाए उनके घर द्वार पे। जी बिल्कुल। जो चौथी हमारी जो स्कीम है, चौथी जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, उसमें है मैत्रियों का सम्मिलित करना, जिसमें कि हम जो युवा वर्ग होते हैं ग्रामीण बहुउद्देशीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा वर्ग होते हैं उनको AI टेक्नीशियन बनने की प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही उनको हम उपकरण प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो किसानों के घर द्वार पर जाके क्वालिटी सर्विस दे सके कृत्रिम गर्भाधान की। बिल्कुल। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिसलिए मैंने कहा भी कि ये एक बहुआयामी योजना है, एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत तमाम जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। अब मैं सर केशव जी आपके पास आना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम नस्ल सुधार की बात कर रहे हैं और अब सरकार का ये भी फोकस है कि किसानों की लागत कम की जाए। अब हम ये भी जानते हैं कि खेतों में पहले की तरह बैलों की आवश्यकता नहीं है, जो कि अब ट्रैक्टर से होते हैं और जो कार्य हुआ करते थे अब उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक कोशिश की जा रही है कि जो एक किसान का खर्चा ज़्यादा होता था, अगर ज़्यादा उनके अगर बछड़े हो गए तो इससे किस तरह से लाभ होगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ बछिया या जो अगर हम भैंसों की बात करें तो कटरी ही पैदा हो। पहले क्या हुआ करता था कि बड़ा अनसर्टेन हुआ करता था। होता क्या था कि वो पशुपालक बेचारा ये देखता रहता था अंतिम समय तक कि बछिया होगी या कि बछड़ा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। और जैसे ही मेल होता था तो उसको ये लगता था कि अच्छा अब आगे वाली पीढ़ी से मुझे कम से कम इससे दूध तो नहीं मिलना है। क्योंकि अब अधिकतर जितने भी चीज़ें हैं उपकरणों द्वारा की जाने लगी, जैसे ट्रैक्टर है और कोई दूसरी चीज़ें हैं, थ्रेसर्स हैं, जो पहले ये लोग जिसमें बैलों को काम में ले लिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, अब सारा ट्रैक्टर काम में आता है। उसको जोतने के तो ट्रैक्टर काम में आता है। तो ना हल दिखाई देते ना बैलगाड़ी दिखाई देती है, ना बैलगाड़ियाँ दिखाई देती हैं और उनका उपयोग भी नहीं है। सच बात तो ये। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि उसके लिए वो बैल बिल्कुल बेकार सा हो गया, जो बछड़ा है वो बेकार सा हो गया। तो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा वो किया कि सेक्स सॉर्टेड सीमन उन्होंने इजाहत कर दिया कि जिसमें कि 90% संभावना, यानी अधिकांशतः संभावना ये रहती है कि उसमें से जो आने वाली संतति है वो फीमेल होगी। अब उसके साथ में क्या हुआ कि जो पहले वो जबरदस्ती उसे 10-12 साल तक ढोता, जिसकी उसके पास में कोई उपयोगिता नहीं और उसका स्थान भी उस नियत रहता कि नहीं इसका तो यही है। अब उसकी बजाय एक बछिया को होगा तो बछिया कुछ समय बाद में उसको दूध के उत्पादन के लिए तैयार हो गई उसके पास में। उसकी क्षमताएं वेस्ट ना जाने के बजाय
उसके पास में उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो ऐसे समय पे उत्पादकता बढ़ गई। इसको हम वीडिंग पॉइंट में भी देखते हैं हम, जिस प्रकार से कि हम क्या करते हैं कि खरपतवार को हटाते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इनमें से भी जो कम उत्पादक हैं या उत्पादक नहीं हैं उनको हटाते चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, IVF के माध्यम से जो हमारे पास में ऐसे ETT जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, इन विधियों का उपयोग कर कर जो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से इतना सरल बना दिया है कि फील्ड के अंदर जो अगर किसान थोड़ी सी भी इच्छा रखता है और उसमें इच्छा शक्ति है और उसका लाभ उठाना चाहता है तो उसको अपने घर द्वार पे ये लाभ मिल जाता है। जी जी। और बहुत उपयोगी कैसे कि जैसे जो गाय इनफर्टाइल है या कम उत्पादकता वाली है, उससे नई संतति बहुत अच्छी उत्पादकता वाली ली जा सकती है। तो अब हुआ क्या कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से एक बेकार वाली जो दुधारू पशुधन था उससे एक बहुत अच्छा यानी हाई यील्डिंग एनिमल उससे संतति हमें मिल सकती है। तो ये प्रैक्टिकली अब ग्राउंड लेवल पे होने लगा। तो लोगों को क्या होता है, अच्छा फला के यहाँ तो हुआ है, अरे फला के यहाँ उसने ये लाभ लिया है, तो जो ये हॉर्स माउथ पब्लिसिटी होती है ये हमें ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। हम उसमें देखते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ पे भी हो सकता है क्या, हम उन्हें बताते हैं क्यों नहीं हो सकता भाई, इसका आप भी लाभ लो। उनको हमने थोड़ा सा बताया था, उन्होंने पूरी रुचि ली, उन्होंने लाभ लिया, आप भी लाभ लो। बिल्कुल। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो नरेंद्र जी से ही हम जान लेते हैं। नरेंद्र जी, अब डेयरी में व्यवहारिक तौर पर सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ आता है? आहार में, इलाज में, या फिर मेहनत जो श्रम लगती है उसमें कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, जिसे एक किसान के तौर पर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे इस कार्यक्रम को नीति निर्माता भी देखते हैं, किसान भी देखते हैं, ताकि बात भी पहुँचे। देखो जी, अगर आपके पास एनिमल अच्छे हैं और आप अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो हर फील्ड में, मान लो टाइम टू टाइम, जैसे आपके पास एक बछड़ी पैदा हुई, उसको आपने अच्छा दूध पिलाया, अच्छा आहार खिलाया, तो टाइम टू टाइम वो 2.25 साल तक ब्याह जाती है। पहले क्या था, किसान है ना, उसको जूठा कूटा खिलाता था, मतलब हल्का फुल्के में लेता था, भाई ये बछड़ी है, ये धीरे धीरे पड़ जाएगी, खाएगी, जूठा कूटा खा के तैयार हो जाएगी। तो 3-3.5 साल से पहले नहीं बहती थी। अब जो किसान जो जागरूक हैं, अच्छे किसान हैं, अच्छी एनिमल रखते हैं, उनकी बछड़ी 2.25 साल तक ब्याह जाती है, 2.25 साल से पहले भी ब्याह जाती है, और वो अच्छा दूध देती है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल अगर अब एट प्रेजेंट देखा जाए तो अगर आदमी अच्छे से काम करता है तो इसमें कोई नुकसान का काम नहीं है, कोई घाटे का काम नहीं है, ना कोई ऐसी, मतलब अगर आपके एनिमल में कोई ऐसी कोई प्राकृतिक की कोई बीमारी आ गई तो उसका तो देखो ना तो किसान कुछ कर सकता है, ना कोई सरकार कर सकती है, ना डॉक्टर कर सकता है। वो तो एक अलग चीज़ होगी। जैसे लंपी जैसी बीमारी होगी, मुंह खुर भी कई बार ऐसा होता है, अगर आप इंजेक्शन भी लगवा लेते हो तो कुछ ना कुछ कोई ऐसा कारण हो जाता है, वही उसमें फिर भी आ जाता है। और जो लंपी जैसी बीमारी आई उससे तो किसानों को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, गाय के क्षेत्र में विशेषकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हमने देखा भी कि हमारी सरकार ने और हमारे जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने कितनी जल्दी इसे किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया और चीज़ें कंट्रोल में आई। जी, वैसे सरकार के जागरूक होने के बाद इस पर कंट्रोल बहुत हुआ है, पहले से नहीं तो एकदम इतना बुरा हाल हुआ था जब पहले लंपी आई थी, तो किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जी जी, वो भी गायों के मामले में। जी मानसी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि चंद्रा मैम ने भी बताया कि नस्ल सुधार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है और इससे हम बहुत लाभ भी देख रहे हैं, बहुत फ़ायदा देख रहे हैं। जो एक कॉस्ट जो ज़्यादा पहले पड़ती थी, क्योंकि अब उत्पादन अच्छा हो रहा है, नस्ल अच्छी हो रही है, तो हम उसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है डेयरी के क्षेत्र में। आप क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, ज़मीनी तौर पर आप इसका किस तरह का प्रभाव देख रही हैं? देखिए, जो हमने देखा है गाँव में जाकर, वो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा रही है गांव वालों तक, ताकि जो हमारी देसी नस्ल है गाय की, जो भैंसों की, गायों की जो देसी नस्ल है, उसको हम कैसे बचा सकें।
जो हमारी विदेशी गाय हो गई हैं, भैंसें हो गई हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते इनका दूध पीना। तो हमारी जो देसी नस्ल है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण और मुफ्त इलाज दिया है। मुफ्त इलाज ज़्यादा से ज़्यादा आप गाँव में आप देखिए कि पशुओं के लिए हॉस्पिटल्स भी तैयार हो गए हैं। और अगर सीधी सी बात है, अगर पशु बीमार होगा तो दूध कम देगा। तो जाहिर तौर पर बात है, अगर सरकार इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है हमारी देसी नस्लों को बचाने के लिए, तो मुफ्त इलाज हम उनका करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से हम अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले जाएं, विज़िट करें और ग्रामीणों को इसके लिए नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, अब एक चीज़ ये भी बताइए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान जो दूध पैदा करते हैं वो डेयरी में पहुँचे और हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उस तक पहुँचे, उसमें कम से कम समय लगे। तो इसके लिए जो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि पहले से इसमें काफ़ी सुधार हुआ? नरेंद्र जी देखो जी, पहले तो दूध की खपत भी कम थी, क्योंकि हर एक आदमी के घर घर दूध होता था और जैसे शहर भी दूर होते थे गांव से। अब तो ऐसा हो रहा है, दिल्ली के आसपास बिल्कुल नज़दीक आदमी आध घंटे में मतलब वो उपभोक्ता के घर पहुंच जाता है दूध लेकर। रास्ते भी, ट्रैवलिंग के भी साधन अच्छे हो गए और रोड वगैरह सब चीज़ की सुविधाएं मिल रही हैं। आदमी मतलब क्रेता भी और विक्रेता भी दोनों मतलब जागरूक हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे पहले तो क्या होता था भाई, जो किसान होता था वही उसके वहाँ दूध लेके जाता था। अब कई बार क्या होता है, जैसे किसान है उसके पास कोई मान लो कोई मुसीबत आ रही है या और कुछ है, तो ग्राहक भी इतने जागरूक हो रहे हैं, वे खुद उसके घर जाकर दूध को अपने आप रिसीव कर लेते हैं। तो अब पहले से तो मतलब जो शहर के आसपास जितने भी एरिया हैं या आप दूर से ले लो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है कि मतलब पहले अगर 4 घंटे में दूध पहुंचता था तो वहीं 2-3 घंटे में पहुंच जाता है। तो इससे भी मतलब वो दूध फट नहीं पाता और टाइम टू टाइम लोगों के पास पहुंच जाता है। दूध फटेगा नहीं तो लोगों का नुकसान नहीं होगा, ना तो किसान का होगा ना ग्राहक का होगा। बिल्कुल, तो दोनों को फायदा हो रहा है जी। देखिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था से बहुत फायदा हो रहा है। तो जिस तरह के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उससे हर क्षेत्र में हम सुधार होता हुआ देख रहे हैं। डेयरी के जो क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अन्य उत्पादों, अन्य प्रोडक्ट से दूध बहुत भिन्न है। इसे बहुत पोषण के लिए जैसे जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि समय तक पहुँचे और गुणवत्ता युक्त रहे, किसी तरह की मिलावट ना हो। इसलिए अब खास तौर पर ऐसी मशीनें भी डेवलप की जा रही, नई तकनीकें भी आ रही है जिसमें गुणवत्ता जांची जा सके। तो इसमें मैं सर आपसे जानना चाहूँगी केशव सर कि एक तो ये कि हमारे जो उपभोक्ता है उन तक शुद्ध दूध पहुँचे, ये एक महत्वपूर्ण है, और ये तब भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है जब हम बात करें स्वास्थ्य की। तो गुणवत्ता युक्त दूध पहुँचने से पहले हम पशुओं के स्वास्थ्य की बात करें तो नए जो बात की जा रही कि वेटनरी जो चिकित्सक हैं, जो हमारे पशु चिकित्सक, उनकी भर्ती होगी, इससे कैसे लाभ होगा? सच्चाई तो ये है कि अभी तक पशु चिकित्सा क्षेत्र के अंदर पशु चिकित्सक हैं, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ में इसमें एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है कि इसकी गति बढ़ रही है बहुत तेज़ी के साथ में पिछले 5-7-8 सालों में, कि पहले जो संख्या थी उसमें अब संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब उसका लाभ सबसे पहला क्या मिला कि पहले जो अवेयरनेस नहीं थी जी, मैं इसलिए वो बोल रही हूँ कि सर कि जो दूध की क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी, फैट क्वांटिटी वो भी बेहतर होगी। हाँ, तो वो पहले क्या होता था कि आप ये देखिएगा 3 गांवों के बीच में एक पशु चिकित्सक है, 5 गांवों के बीच में एक पशु चिकित्सक है। तो पहले क्या होता था कि उनको ना तो वो उतनी सुविधा मिल पाती थी, ना वो अपना उतना लाभ उठा पाते थे उस पशु चिकित्सक का। अब क्या हुआ कि जगह जगह पे पशु चिकित्सालय होने के नाते, उनके वहाँ पे अच्छा स्टाफ होने के नाते, वहाँ अच्छे पशु चिकित्सक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक होने के नाते, तो वो क्या करते हैं कि अब सबसे बड़ी चीज़ चलाइए अवेयरनेस, कि उनको अवेयर किया जाए, उसके बाद में थोड़ा ट्रेन किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए, फिर उनको साथ में इस प्रोफेशन में एंगेज किया जाए, और उसके बाद में उनको पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर का उनको पार्ट बनने के लिए छोड़ दिया जाए।
तो वो उसके बाद में क्या होता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में एंटर कर जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि उनको, वो अभी तक नौकरी मांगने जाते थे, अब वो नौकरी देने वाले हो गए। पहले उनके पास में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जी। तो ये जो सारा सब कुछ किया है, मुझे लगता है सर इलाज के साथ जी हमने एक सोच भी बदलते हुए देखी कि एक अब आदर भाव भी मैंने देखा है कि समाज में बेहतर हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो जीवन यापन का अंग था, अब क्या ये उद्यमिता का अंग हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गया। जी। जब आप किसी उस चीज के अंदर एंटरप्रेन्योर में एंटर कर जाते हैं तो उस समय पे हर चीज को आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उसके लाभ के, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखने लग जाते हैं। और जब इतनी सारी चीजें देखते हैं तो ये सलाह देने वाला कौन है आपको? पशु चिकित्सक। बिल्कुल। आपके पास सबसे सरलता से आपके घर के पास में, घर के द्वार पे कौन है? पशु चिकित्सक। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा सारा इन्होंने अभी इस वाले बजट में भी बहुत अच्छा एलोकेशन किया है। और जो इसके 4 मूल स्तंभ हैं, जैसे फीडिंग, ब्रीडिंग, हीडिंग और वीडिंग, तो ये चलो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, पहले यहीं तक की। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि डेयरी के क्षेत्र में इनोवेशन यानी नवाचार को कैसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब नवाचार इनोवेशन की बात होती है तो युवाओं का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आज का युवा, जिसे हम लगातार कह रहे हैं कि नई तकनीक की ओर देखता है, उसे कुछ नया चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, पारंपरिक तौर पर जो चला आ रहा था उसे कुछ हट करना चाहता है, और डेयरी के क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं उसे देखने को मिल रही है। आज डेयरी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, नई नई तरह की मशीनें आ रही हैं। इससे कैसे युवा उत्साहित होगा और कैसे एक रोजगार के नए अवसर हमारे गांव के क्षेत्रों में ही पैदा हो रहे हैं, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं डेयरी के क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, डेयरी का क्षेत्र कैसे हमारे किसानों की आय सुनिश्चित करने में और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने मैम कहा था कि इनोवेशन, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवा आकर्षित होता है नएपन से। जो पारंपरिक चीज़ें आ रही है उसका आदर भाव रहता है, लेकिन वो चाहता है कुछ नया, कुछ थ्रिल हो। तो इनोवेशन और साथ ही और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, खासतौर पर युवाओं को? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगी, युवा वर्ग जो हमारा है वो एआई से काफ़ी उत्साहित है। इसको देखते हुए युवा वर्ग जो डेयरी में इन्वॉल्व हैं वो अपने डेयरी फार्म में मॉडर्नाइज टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, मिल्किंग मशीन्स हैं, या फिर फीडिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम है, वाटरिंग सिस्टम है, चारा देने की मशीनें हैं। तो इन सब चीज़ों के उपयोग से डेयरी को एक मॉडर्न वो दिया जा सकता है, रूप दिया जा सकता है, तथा उत्पादकता और उत्पादन में
दोनों में पशुओं तथा दूध में बढ़ोतरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, और इससे ये भी है कि जो वेस्टेज थी, वेस्टेज भी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला ये है कि नुकसान, बर्बादी कम से कम हो। केशव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब जैसे कि हम युवाओं की इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई नवाचार का हमेशा युवा स्वागत करता है। युवा को लगता है कुछ नया होना चाहिए हमेशा, और उस नवाचार के अंदर उसकी अहम भूमिका हो जी। तो उसमें क्या है कि अभी जितने भी युवा जो डेयरी उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं, मैंने देखा है कि जो पहले जो सीनियर थे या जो इनसे पहले वाली पीढ़ी है, उनकी सोच थोड़ी अलग है, अभी भी अलग है। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन चीज़ों को, लेकिन जो युवा है उन्होंने कहा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में डेयरी है, डेयरी कॉलोनी है, तो डेयरी कॉलोनी के अंदर एक विक्की और सुल्तान, 2 बच्चे आए मेरे पास में, युवा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पास में ये 2 गायें हमारे से बिल्कुल बेकार हो गई, हम इनका क्या उपयोग कर सकते हैं? मैंने उनको बताया कि तुम इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के इससे कोई दूसरा वाला अच्छी प्रजाति का की नस्ल अपन ले लेते हैं। वो जल्दी समझ गए होंगे बात। और उन्होंने समझ गए नहीं, वो जल्दी से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब वो सेक्स ऑर्डर्ड सीमन जो आता है ना, वो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है या क्या हो सकता है? उन्होंने 50 बातें पूछनी शुरू कर दी, और उन्होंने उन दोनों गायों को अब कामयाब बना लिया है। वाह। सबसे बड़ी बात देखिएगा, कितनी छोटी सी बात थी और वो कितनी बड़ी बन गई कि उन्होंने जब वो किया तो कई डेयरी दूसरे वालों को के लिए उन्होंने एक एग्जांपल हो गया। देखिए, और साल भर का नुकसान और साल भर का मुनाफा, हाँ, दोनों, मतलब एक बचा लिया और एक सुनिश्चित कर लिया। एक को सुनिश्चित कर लिया। दूसरी चीज क्या है कि अब उन्होंने क्या किया कि जैसे हम देखते हैं कि दूध का उत्पादन हुआ, लेकिन वो एक समय से दिल्ली के आसपास में तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में है वो समय से नहीं पहुंच पाता। तो उससे समय से पहुंचाने के लिए आपके पास में क्या है कि वहीं आसपास में चिलिंग प्लांट होना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत अच्छा प्रावधान किया है। डेयरी से जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उससे संबंधित जैसे चिलिंग प्लांट है या और कुछ है, उसके लिए काफ़ी अच्छे उन्होंने प्रावधान दिए हैं, लेकिन लाभ लेने वाला होना चाहिए। पहले वही सबसे पहले उनको जागरूक किया जाए, है ना? तो उस जागरूकता के साथ कृषि विज्ञान केंद्र यही तो कर रहे हैं सारा का सारा। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से चिलिंग प्लांट के बाद में उसकी लाइफ बन जाती है जी जी, कि अब वो 24 घंटे के अंदर अंदर कहीं पे पहुँच जाए। पहले ये 48 घंटे 40 घंटे, लगभग 40 घंटे प्लस हो ही जाता था। जी। अब आमतौर पे क्या एक कोशिश की जा रही है कि ये है ना 24 प्लस के अंदर अंदर पहुँच जाए, और उससे क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी मेंटेन रहेगी और उसका मूल्य भी उन्हें अच्छा मूल्य मिलता रहेगा। तो ये जो अभी इसमें इन्होंने जैसे डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी तरीके से मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, या जो फीड एंड फोडर प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि आप उसे अच्छा खिलाएंगे तभी तो अच्छा उत्पाद आएगा। तो इसी तरीके से ब्रीड का मल्टीप्लिकेशन है, अच्छी ब्रीड का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम से इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान रखा है जी। लेकिन वही है कि हाँ, लाभ तो हमें ग्राउंड लेवल पे लेना पड़ेगा। चलिए, ग्राउंड लेवल की बात की तो मैं मानसी जी के पास चलती हूँ। मानसी जी, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर काम करती हैं, जो हम बात करते हैं कि डेयरी ग्रामीण जो हमारा सेक्टर है, उसकी आत्मा है, उसकी जान है, आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप ज़मीनी तौर पर क्या देखते हैं? देखिए, ज़मीनी तौर पे जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये किया है कि अभी पिछले 10 साल में जो दूध का उत्पादन है वो कहीं ज़्यादा बढ़ा है। हमारी सरकार की मदद से जो फैसिलिटीज़ हमारी सरकार हमारे किसान भाई बहनों को पहुंचा रही है, उससे उत्पादन डेली बढ़ता ही जा रहा है। जितना हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, अभी हमारे किसान भाई बहन सरकार से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए, आप जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जा रहा है, कलेक्शन सेंटर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्टअप हो रहे हैं। तो जो भी हमारा दूध, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा दूध फटने का, ख़राब होने का डर बढ़ता ही जा रहा है कि हम दूध को कैसे बचाएंगे। तो इसलिए सरकार ने अभी से ही शुरू कर दिया है कि जैसे स्टोरेज जो है वो कहाँ पर की जाए दूध की, तो कोल्ड स्टोरेज लेकर आई है हमारी सरकार हमारे लिए, ताकि हम वो दूध को बचा सकें और उससे
अब किसान भाई बहनों के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये हो गया है कोल्ड स्टोरेज से जितना हम दूध ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे। अभी हमारी नई कंपनियां भी आई हैं बाहर से निवेश करने के लिए, तो इससे जाहिर तौर पे यही बात साफ दिखी हमें ग्राउंड लेवल पे, किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है। ख़ास तौर पर इसलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, किसान को महीनों वेट करना पड़ता था, बहुत सब्र करना पड़ता था कि क्या फसल कटेगी, बारिश आएगी जाएगी, पर नहीं। अब किसान इसलिए खुश है क्योंकि वो दूध का उत्पादन भी कर रहा है, दूध का उत्पादन कर रहा है जिससे कि उसका जो रोजगार है वो बढ़ रहा है और डेली किसान के घर में पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है। आप ये देखें कि जो ये इनकम आ रही है उनसे किसानों के बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पढ़ाई की भी। और अब किसान को अपने गाय को टेम्पू में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि गांव में सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। आप जाकर देखें कि वहाँ पर अस्पताल भी बना दिए हैं, मुफ्त इलाज चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की भर्ती देखी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ रहे हैं, बाहर से विदेशों से भी डॉक्टर्स विजिट पर आ रहे हैं जितना हमने देखा है। तो क्या नाम है, इससे जाहिर तौर पर जितना हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, किसानों से बात करते हैं, किसान फैमिली से बात करते हैं, वो खुश हैं अभी कि हमारी आय बढ़ती जा रही है। किसान से बात करते हैं। नरेंद्र जी, अब आप बताएं कि एक किसानों की तरफ से शिकायत जो आती है वो ये कि उनके दूध का दाम कैसे तय होता है, इसमें कितनी आपकी सुनी जाती है, किसानों की कितनी से रहती है और क्या वो मानक जो है उनसे आप खुश हैं? क्योंकि अब तो आधुनिक मशीनें आ रही हैं जिसमें किसान खुद देख सकता है सामने से कि हाँ मेरा जो दूध टेस्ट किया जा रहा है, जो मुझे उसकी कीमत दी जा रही है वो उचित है कि नहीं। तो ये बताइए, शिकायत दूर हो रही है क्या? देखो जी, टाइम टू टाइम अभी जैसे दूध के रेट बढ़ तो रहे हैं पहले से, ऐसा नहीं कि दूध के रेट नहीं बढ़ रहे। बाकी जैसे फीड महंगी हो रही है और जैसे मेडिसिन जो महंगी होती है उसकी वजह से दूध के रेट कुछ और बढ़ने चाहिए, तभी किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर किसान को फ़ायदा नहीं होगा तो उससे पैदावार कम होगी, और पैदावार कम होगी तो अगर किसान ही खुश नहीं होगा तो मतलब है ना, ये जो डेयरी फार्मिंग का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। पहले से तो रेट मतलब ठीक मिल रहे हैं, पहले तो लोगों को मार्केट ही नहीं मिलती थी, मार्केट नहीं मिलेगी तो मतलब जो अब मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा था। तो अब जैसे धीरे धीरे कोल्ड वो ये चिलिंग प्लांट वगैरह लगा कर लोग अपना दूध रोकते हैं, स्टोर करते हैं और उसको आगे भेजते हैं, और गांव-गांव में डेयरियां लगी हुई हैं, मतलब वो फिर भी पहले से तो रेट ठीक दे रहे हैं। अगर इसमें और कुछ गुंजाइश हो जाएगी सरकार की तरफ से और किसानों को कुछ फायदा हो जाएगा तो और लोगों का, नए जवानों का, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस काम को और अच्छे से करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो कहना हमारे किसान का वो कि नीतियां जब तक किसान, उपभोक्ता और साथ ही जो हमारे युवाओं हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक उसका पूरा लाभ नहीं होगा। और उनकी जो मैंने इसलिए उस तरफ इशारा भी किया कि किसान क्या असंतुष्ट है पहले से। सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। अब आगे का आप भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज भले ही 2026 है लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं 2047 को, मतलब बहुत आगे की सोच करके। अब ये पंचवर्षीय योजना तक सीमित नहीं है, हम एक लंबी अवधि को देख रहे हैं कि उस वर्ष तक हमारा देश कहाँ होना चाहिए। और हम देख रहे हैं खासतौर पर डेयरी इसमें बहुत प्राथमिकता पर है। तो पशु की सेहत और क्या क्या हम आगे उम्मीद कर सकते हैं जिस पर हम चर्चा करें शायद अगले कार्यक्रम में। ये वाली जो चीज़ आपने अभी बताई कि हम आगे क्या देखते हैं, आपने देखा होगा, मैंने बार बार बोला जीवन यापन से उद्यमिता पे। पहले हमारा सबका एक उद्देश्य होता था रोटी, कपड़ा और मकान। अब हमारा वो उद्देश्य नहीं रहा। अब हमारा उद्देश्य रहा रोटी, कपड़ा, मकान और उद्यमिता, यानी कि व्यापार। अब जो पशुपालकों को जहाँ ये पशुपालन उद्यमिता के रूप में दिखाई दे गया, तो आप ये सोचिएगा कि जिन जिन को दिखाई दे गया उनके नाम से लॉटरी खुल गई है। उनको ये समझ में आ गया कि नहीं, अब हमारा भविष्य इसमें बहुत अच्छा और निश्चित है, क्योंकि ये सतत विकास की एक बहुत बड़ी कड़ी है, जिसको कि विदेशों ने
बहुत पहले अपनाया। हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अभी तक थोड़ा पारंपरिकता में से जुड़े रहे, तो हम इसमें थोड़ा सा वो रहे। यद्यपि हम विश्व में पहले नंबर पे हैं दुग्ध उत्पादन में, लेकिन संख्या ज्यादा है ना, लेकिन हमारी पशु की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो पर एनिमल कैपिटा जो मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए वो तो बहुत कम मात्रा में हो गया। लेकिन अब जब से ये IVF, ETT और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह जो आया है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सारा का सारा नज़रिया बदल के रख दिया। और सर पर व्यक्ति जो दूध का कंजम्पशन है वो भी बहुत बढ़ा है पहले की तुलना में बहुत बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ हो रहा है जो शायद हम लोग जिस पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी अपना कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ रही है कि हम इसमें इस वाले क्षेत्र में प्रवेश कैसे करें। अभी तक तो ये हमारे यहाँ पशुपालन क्षेत्र में इंटेलिजेंस का कोई मामला ही नहीं था। अब तो आर्टिफिशियल वाले ये सोच रहे हैं कि इसमें प्रवेश करके हम कैसे अपनी भूमिका को मुख्य बनाएं इसमें। क्यों कि इसके अंदर सारा का सारा जैसे हम ये हाई यील्डिंग एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्शन कितने पे कैसे क्या होगा, उसको कौन सा कितनी मात्रा में फीड दिया जाए, वो हैंड टू हैंड फिक्स होता चलेगा। हम देख रहे हैं AI, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, AI एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था, तो अब दोनों AI जो है वो देख रहे हैं। अब कार्यक्रम को हमें समाप्त करने की का समय हो गया है। मैं अंत में क्लोजिंग पॉइंट जाना चाहूंगी। नरेंद्र जी आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो AI का जो सिस्टम हुआ है उससे पहले जैसे एक बुल हमारे यहाँ खड़ा हुआ, अच्छा बुल हमारे पास है, और दूसरे के वहाँ जो गाय वगैरह होती थी, मान लो वो अच्छी हैं और वहाँ बुल अच्छा नहीं होता था, तो जो AI का सिस्टम होने से मतलब अच्छे बुल का अच्छा बीज दूसरी जगह भी पहुँचा, जहाँ की बुल वगैरह को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हमें पॉसिबल नहीं होता था। एक बीज जैसे दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, ऐसे मतलब जो हुआ है वो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे है ना हर किसान को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम। तो चलिए हम कुल मिला के कह सकते हैं कि बजट, योजनाएं और इच्छा शक्ति सब कुछ है, बस अब इंतजार है कि उसका असर भी जमीन पर दिखाई दे, और दिखाई ज़रूर देगा। जैसे कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कार्य किया जा रहा है। और दूध उत्पादन रोज़ होता है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे बनता है। जब किसान के मन में ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे निश्चित लाभ है, तो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाएगा जिस ओर कार्य किया जा रहा है। टारगेट है 2047। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो ये था हमारा आज का सच के साथ, जिसमें हमने डेयरी क्षेत्र की सच्चाई को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है कि हमारे किसानों को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।